नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा तथा व्यंजन संधि से संबंधित जो उदाहरण है उन उदाहरणों के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। व्यंजन संधि को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं: व्यंजन व्यंजन या व्यंजन तथा स्वर या स्वर तथा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। तो पढ़ते हैं व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से। व्यंजन संधि में विकार की तीन स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां बनती है? तीन। पहली स्थिति है व्यंजन धन व्यंजन, व्यंजन धन व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उस विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। यानी व्यंजन के साथ में यदि व्यंजन का मेल होता है तो उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे ये यावत है और ये जीवन है। यावत धन जीवन, यहां तय आ रहा है और तय के बाद में जय है, वो क्या है? व्यंजन है। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? जय। यानी ये तय है वो किस में बदल जाएगा? जय में बदल जाएगा। ये बन जाएगा या व जीवन, या व जीवन। ये पहली स्थिति है जो व्यंजन के साथ में व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है। दूसरी जो स्थिति है वो ये है व्यंजन के साथ में स्वर का मेल होने से, व्यंजन के साथ में स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे ये जगत है और ये ईश है। क्या है? ये जगत है और ये ईश है। यानी यहाँ तय है, तय के बाद में इसका ई क्या है? स्वर है। यानी व्यंजन के बाद में ई क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो इसके मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो रहा है? तय है वो किस में बदल गया? दय में, और ये बन गया जगदीश। यानी तय दय में बदलेगा, दय में ई की मात्रा मिल गई तो क्या बन गया? दी बन गया। ये स्थिति बन गई। तो यहाँ व्यंजन के साथ में किसका मेल हो रहा है? स्वर का, और उस स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहा जा रहा है? व्यंजन संधि कहा जाता है। विकार नंबर 3 की बात करते हैं। जैसे ये है परि धन छेद। यहाँ री में क्या है? ई स्वर है और उसके बाद में छह आ रहा है। तो छह को किसका आगम हो गया? चय का आगम हो गया और ये बन जाएगा परिच्छेद। क्या बन जाएगा? परिच्छेद। यानी स्वर के बाद में क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है और स्वर के बाद में छह व्यंजन जब आता है तो छह को किसका आगम हो जाता है? चय का। चय का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। आगम के बारे में हमने प्रारंभ में पढ़ लिया। आगम की जो स्थिति होती है, आगम का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है? मित्रवत होता है। आगम का शाब्दिक अर्थ देखिए, गम मन जाना, आमन आगे आना। यानी छह के आगे क्या आ जाता है? चय आ जाता है। तो इस प्रकार जो व्यंजन संधि है उसमें जो विकार होता है वो तीन स्थितियों में हम विकार को देखते हैं, विकार के बारे में पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं पहले नियम के बारे में। जैसे ये विधन छेद, यहां देखिए ई आ रहा है और ई के बाद में क्या आ रहा है? छह आ रहा है। तो छह को किसका आगम हो जाएगा? चय का आगम हो जाएगा। ये बन जाएगा विच्छेद। तो ये जो पहला नियम है व्यंजन संधि का, उसकी परिभाषा ये बनती है कि ए या आ, ए आ इ उ तथा री के बाद यदि छह आता है तो छह को चय का आगम हो जाता है।
ये पहली स्थिति बनती है। ए या आ, इ, उ और री, इनमें से एक स्वर आना चाहिए पहले पद के अंत में और दूसरे पद के प्रारंभ में। क्या आना चाहिए? छ आना चाहिए। अगर स्थिति ऐसी बनती है तो छ को किसका आगम हो जाएगा? च का आगम हो जाएगा। जैसे ये रद है और ये छद है। यहाँ द में ए है, ए के बाद में क्या आ रहा है? छ आ रहा है, तो छ को किसका आगम हो जाएगा? च का आगम हो जाएगा और ये बन जाएगा रद छद। यानी ये दोनों शब्द जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या है? जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? च आ जाएगा। कब? ए के बाद में या आ के बाद में या ई या ऊ के बाद में छ आता है तब। जैसे ये वृक्ष धन छेदन, छेदन मानी काटना होता है। ए आ रहा है क्षण और इसके बाद में छ आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? ये वृक्ष छेदन बन जाएगा। वृक्ष का काटना क्या है? वृक्ष का काटना, वृक्ष छेदन। यहाँ देखो रद मानी दांत होता है, छद मानी काटना, दांतों से काटना। क्या हो गया? रद छद हो गया। आ की बात करते हैं। आ धन छादन, आ धन छादन। यहाँ आ रहा है, आ के बाद में छ आ रहा है, तो ये हो गया आच्छादन। आच्छादन, च का आगम हो गया छ का। आच्छादन मान ढकना। ई की बात करते हैं। प्रति धन छवि। देखिए आप, ई आ रहा है, ई के बाद में छ आ रहे हैं, तो छ को किसका आगम हो जाएगा? च का आगम हो जाएगा और ये बन गया प्रति छवि। ऊ की बात करते हैं। अनु धन छेद। देखिए आप, ऊ आ रहा है, ऊ के बाद में छ आ रहा है, तो छ को च का आगम हो जाएगा और ये बन जाएगा अनुच्छेद। क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। ये तरु है और ये छाया है। यहाँ रू में ऊ आ रहा है, उसके बाद में छ आ रहा है, तो छ को च का आगम हो जाएगा और ये बन जाएगा तरुच्छाया। क्या बन जाएगा? तरुच्छाया। री की बात करते हैं। ये मात्री है और ये छाया है। यहाँ री आ रहा है, री के बाद में क्या आ रहा है? छ आ रहा है, तो च का आगम हो जाएगा और ये बन जाएगा मातृछाया। सब सूत्र में पूछा हुआ उदाहरण है ये। मातृछाया जो शब्द है उसमें क्या आता है? च आता है। पितृ छवि क्या हो जाएगा? पितृ छवि। ये रजत है और ये छत्र है। देखिए आप, तय है, उसमें ए के बाद में छ आ रहा है, तो च का आगम हो जाएगा, ये बन जाएगा रजत छत्र। क्या बन जाएगा? रजत छत्र। रजत चांदी को कहा जाता है, चांदी का छत्र। क्या हो गया? रजत छत्र का। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिछाया। ई आ रहा है, ई के बाद में छ आ रहा है, छ को च का आगम हो जाएगा और ये बन गया प्रतिछाया। स्व छंद, स्वछंद शब्द है। देखिए आप, ऐसी स्थिति जब आती है, यानी संधि जब पद आता है, तो उसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो है ना, किस रूप में करेंगे ये देखना है। जब च आ रहा है, च के बाद में छ आ रहा है, और उसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो च हटा देंगे और पूर्व पद और उत्तर पद है उसको स्वतंत्र रूप में लिख देंगे। स्व और छंद। देखिए, अगर ये दोनों ही पद हैं वो स्वतंत्र हैं और शुद्ध हैं, तब तो क्या है? संधि विच्छेद अपना शुद्ध है, अन्यथा
अशुद्ध हो जाएगा। जैसे उत्सवसन, ये उदाहरण है। यहां देखिए आप च आ रहा है और छ भी आ रहा है, लेकिन इसका जब संधि विच्छेद हम इस रूप में करेंगे तो कभी नहीं होगा। उ धन छउसन। अब देखिए च को हटाया, इसका मतलब ये जो उदाहरण है वो इस नियम के अंतर्गत नहीं आता है। क्या बनेगा ये? उत धन स्वसन बनेगा। क्या बनेगा? उत धन स्वसन बनेगा। तो यहां तय है, तय के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है। तो से है वो किस में बदल गया? छ में, और तय किस में बदल गया? च में बदल गया। और ये जो नियम है वो क्या है? इस नियम से भिन्न नियम है। तो हम जब संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद करने पर हमें ये देखना है कि च को हटाने पर दोनों पद क्या है? स्वतंत्र बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर पढ़ते हैं नियम नंबर 2 के बारे में। नियम नंबर 2 ये कहता है तय, तय के बाद यदि से आता है तो तय है वो च में बदल जाएगा, और स है वो किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा। ये स्थिति बनती है। कब? तय के बाद में से आवे तो तय है वो च में, और स है वो क्या है? छ में बदल जाएगा। तय के स्थान पर द भी देखने को मिलता है, यानी तय के जगह द का विधान भी देखने को मिलता है। जैसे ये शरत है और उसके बाद में ये शशि है। यहां देखिए आप तय है, तय के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है। तो तय किस में बदलेगा? च में, और से किस में बदलेगा? छ में। तो से रे छ शरद छवि, ये बन गया। इसी प्रकार उत धन सवास, उत धन सवास। यहां देखिए तय आ रहा है, तय के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है। तो तय किस में बदलेगा? च में, और से किस में बदलेगा? छ में, और ये बन गया उच्छवास। अब यहां है वो से स्वर विहीन है, यानी आधा है, तो छ के भी हम क्या कर देंगे? अलंत कर देंगे। अगला जो उदाहरण है उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल। यहां तय है, तय के बाद से आ रहा है। ये श्री कैसे बना? श, और इसके साथ में री का जब विधान होता है तो ये से और ये री और ये अनुस्वार ऐसे बना। उ तय किसे बदलेगा? च में, और ये से छ में बदल गया, और ये जो री है स्वर वो यहां लग गया, और ये अनुस्वार, ये बन गया उत्श्रृंखल। उत धन स्वसित, यहां देखिए तय आ रहा है, तय के बाद में से आ रहा है। तो तय किसे बदलेगा? च में, और से किसे बदलेगा? छ में, और ये बन जाएगा उत्सवसित, उच्छवसित। ये देखिए से है वो स्वर विहीन है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अलंत हो जाएगा। ये है सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। तय आ रहा है, तय के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है। तो तय किससे बदलेगा? च में, और ये श छ में, ये छा हो गया सच्छास्त्र, ये बन गया। इसी प्रकार ये है उत धन श्रवण। क्या है? उत धन श्रवण। तय आ रहा है, तय के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है। तो तय च में, और से किसे बदलेगा? छ में, और वह
अब यहाँ क्या है, रे है, तो छह के नीचे क्या लगा देंगे, रे लगा देंगे, उत्श्रवण। ये तो ये जो नियम क्या कह रहे हैं कि अगर तय के बाद में स आता है तो तय किससे बदल जाएगा, च में, और स किससे बदलेगा, छ में बदलेगा। इससे पहले हमने जो उदाहरण पढ़ा था उसमें इसमें क्या है, समानता है पूर्णतः। देखिए आप, ये स्वच्छंद शब्द है, उसमें भी च और क्या आ रहा है, छ आ रहा है। इसमें भी क्या आ रहा है, देखिए आप, च और छ आ रहा है। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं इसकी तरह, तो संधि विच्छेद नहीं होगा। अगर इसको हटाते हैं च को, तो क्या है, श, र और छवि। देखिए आप, संधि विच्छेद जो हुआ है वो अशुद्ध हुआ है। इसका मतलब यहाँ जो च है उसका क्या नहीं हुआ है, आगम नहीं हुआ है। और यहाँ अगर हम इसका जो नियम है, इस नियम के अनुसार संधि विच्छेद करते हैं, तब देखिए आप, स्व त धन क्या है, ये ऐसा, तो ये नहीं बनेगा। या इसको ऐसा लिखिए, ये भी स्वतंत्र शब्द नहीं बना, ये भी स्वतंत्र शब्द नहीं बना है। तो इन उदाहरणों का हमें ध्यान रखना है। इन उदाहरणों का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने पर स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी कि पूर्व पद और उत्तर पद हैं, दोनों यदि स्वतंत्र रूप में शुद्ध हैं तो ये नियम काम कर रहा है। अगर दोनों अशुद्ध हैं तो अगर हम इस नियम के आधार पर दूसरा जो नियम लगा रहे हैं उस नियम की हम पालना करेंगे। इसके बाद में नियम नंबर 3 पढ़ते हैं। जैसे ये सम है और ये कार है। देखिए आप, संस्कार ऐसा बन गया। क्या बन गया, संस्कार। किससे बना, यदि सम उपसर्ग के बाद में कैसे बनने वाला, ऐसा कहें संस्कृत की क्री धातु है उससे बनने वाला कोई भी शब्द आता है, तब सम का मैं है वो किससे बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। और कै के साथ में किसका आगम हो जाएगा, स का आगम हो जाएगा। ये स्थिति बन जाएगी। कब, सम उपसर्ग के बाद में यदि कैसे बनने वाला या संस्कृत की क्री धातु से बनने वाला कोई शब्द आता है तो सम का मैं अनुस्वार में और कै को शय का आगम हो जाएगा। ये परिभाषा। जैसे सम धन कृति, सम उपसर्ग आ रहे, उसके बाद में क्री धातु यानी कैसे बनने वाला शब्द आ रहा है, ऐसा कहें तो सम का मैं किससे बदल गया, अनुस्वार में। कै को किसका आगम हो गया, स का आगम हो गया, ये बन गया संस्कृत। इसी प्रकार सम धन करण, यहां मैं आ रहा है यानी सम उपसर्ग आ रहा है, उसके बाद में कै आ रहा है, तो सम का मैं किसे बदलेगा, अनुस्वार में, और कै को स का आगम हो जाएगा, ये बन जाएगा संस्करण। इसी तरह सम धन कर्ता, सम उपसर्ग के बाद में कै आ रहा है, तो यहाँ सम का मैं अनुस्वार में बदल जाएगा और कै को किसका आगम हो जाएगा, स का आगम हो जाएगा, ये बन जाएगा संस्कार। कर्ता शब्द के बारे में जानते हैं। कर्ता शब्द ऐसे शुद्ध लिखा जाता है जबकि हम इसमें डबल तत्ता करते हैं यानी 2 तय लगाते हैं। ये क्या स्थिति अशुद्ध है। समधन कृत क्या हो गया, संस्कृत। सम उपसर्ग आ रहा है, उसके बाद में कै यानी क्री धातु आ रही है, तो सम का मैं अनुस्वार में, कै को स का आगम हो गया। ऐसी स्थिति कहीं भी मिलती है यानी सम उपसर्ग के बाद में स और कै आता है, ये स्थिति मिलती है, तो
ये जो है अनुस्वार वो किसमें बदल जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो मैं में बदल जाएगा, और ये जो है आगम से का हो रहा है वो हट जाएगा, और संधि विच्छेद जो भी करेंगे वो इस रूप में हो जाएगा। जैसे ये सारे के सारे उदाहरण इसी नियम के अंतर्गत आते हैं। तो ये नियम क्या कर रहा है कि सम उपसर्ग के बाद में यदि कार, करण, कृति, कर्ता आदि शब्द आते हैं जो संस्कृत कृ धातु से बनने वाले हैं, तब सम का मैं अनुस्वार में और कै को शय का आगम हो जाएगा। इसके बाद में अगली जो संधि है वो क्या है, अगला जो नियम है वो ये है परि धनकार। क्या है, परिधनकार। यहां देखिए आप क्या बनेगा, ये परिष्कार बनेगा। क्या बनेगा, परिष्कार। कैसे बनेगा, ये नियम ये कहता है कि परि उपसर्ग के बाद में कार, करण, कृति, कर्ता, कृत, यानी व्यवहार में हम ऐसा कहें कि परि उपसर्ग के बाद में कैसे बनने वाला या संस्कृत की कृ धातु से बनने वाला कोई शब्द आता है तो कै को शय का आगम हो जाएगा, बशर्ते पहले क्या होना चाहिए, परि उपसर्ग होना चाहिए। जैसे ये परि है और ये कृत, क्या बन गया, ये परिष्कृत बन गया। क्या बन गया, परिष्कृत। परि उपसर्ग आ रहा है, उसके बाद में कै आ रहा है, तो कै को किसका आगम हो गया, सय का आगम हो गया। इसी प्रकार परिधनकरण क्या बन जाएगा, परिष्करण बन जाएगा, परिष्करण। इसी तरह परिधन कर्ता क्या बन जाएगा, परि उपसर्ग आ रहा है, कै आ रहा है, तो ये बन जाएगा परिष्कर्ता। क्या बन जाएगा, परिष्कर्ता। तो ये जो नियम है, इस नियम में दूसरा हमने इससे पहले पढ़ा संस्कृत वाला, यानी परि उपसर्ग का हो गया ये, और ये हो गया सम उपसर्ग का, इससे पहले जो पढ़ा था। और एक जो नियम सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि जैसे आ है और आ या ए या ई और ऊ के बाद और री के बाद यदि छय आता है तो छय को किसका आगम हो जाएगा, चय का आगम हो जाएगा। तो ये तीनों ही नियम जो है, इनमें क्या है, व्यंजन का आगम हो रहा है। किसका आगम हो रहा है, व्यंजन का। तो ये आगम संधि भी है, यानी ये तीनों नियम आगम संधि के अंतर्गत भी आते हैं, जो व्यंजन आगम संधि कहलाते। क्यों, क्योंकि व्यंजन का क्या हो रहा है, आगम हो रहा है। तो कल हम परिचर्चा करेंगे व्यंजन संधि के शेष नियमों के बारे में। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।